गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। जब हमारा लास्ट लेक्चर था तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर में डिस्कस किया था कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर कैसे बनता है। मैंने बताया था कि मोनोमर जो होता है वो पॉलीमर का सबसे छोटा यूनिट होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि छोटे छोटे मोनोमर्स जो रहते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हमें मिलता है पॉलीमर। फिर मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और उसको पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये होने के बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन सोर्स, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सोर्स के बेस पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो उसके बेसिकली तीन टाइप होते हैं। पहला होगा अपना नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा होगा सिंथेटिक पॉलीमर। तो सबसे पहले मैंने बताया था नेचुरल पॉलीमर के बारे में। तो नेचुरल पॉलीमर मैंने क्या बोला था, जो नेचर से मिलता है। फिर इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लांट पॉलीमर, दूसरा होता है एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर जो प्लांट से मिले, एग्जांपल में मैंने कॉटन बता दिया था। एनिमल पॉलीमर जो एनिमल से मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, सेमी सिंथेटिक। मैंने बोला था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जो पॉलीमर क्या होता है नेचुरल पॉलीमर पे केमिकल प्रोसेस करते हैं और नेचुरल पॉलीमर पे केमिकल प्रोसेस करके जो हमें पॉलीमर मिलेगा दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जांपल बताया था मैंने, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क बताया था, रेयन एसीटेट बताया था, विस्कोस रेयन बताया था मैंने एग्जांपल। फिर लास्ट में था हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर की, इट इज टोटली मैन मेड पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेस इन लैबोरेटरी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने उसके एग्जांपल बताया था नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलिन, ऐसे एग्जांपल बताया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कौन सा, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेस पे इसके तीन टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप था लीनियर। तो मैंने बताया लीनियर पॉलीमर वो होते हैं जो एक पॉलीमर, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से डायरेक्टली स्ट्रेट चेन बनाकर अटैच होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं होती। मैंने बताया था इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। इसके एग्जांपल मैंने बना के दिया था दो। पहला बनाया था मैंने आपको पॉलीथीन, दूसरा बनाया था मैंने आपको पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन में क्या बताया था, जो बाय फंक्शनल होता है, जो दोनों साइड से अटैच होता है, उसमें मैंने क्या बताया था, सॉरी ट्राई फंक्शनल। फिर इसमें क्या बताया था मैंने, तीन साइड रहेंगे अटैच होने के लिए। एक तो मिथिल अटैच रहेगा तो फिर दो साइड चेन रहेंगे, दो अलग अलग आपको अटैचमेंट के लिए साइड मिलेंगे। और अगर मिथिल नहीं रहेगा तो फिर तीन अटैचमेंट के लिए आपको साइड मिलेगा ताकि ब्रांच बन सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा नेटवर्क, कौन सा था, नेटवर्क पॉलीमर, जिसमें हम क्या बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग होती है। अब क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या हो जाता है, वियर एंड टियर से बचते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था इसका बेकेलाइट। तो इतना हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था। ठीक है, अभी हम आज देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे देखा जाए तो पहले पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता क्या है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में होता ऐसे है कि लो मॉलिक्यूलर मास रहेगा आपका, लो मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस रहेंगे। इस पे आप केमिकल प्रोसेस करोगे, केमिकल प्रोसेस करोगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे। और कैटलिस्ट यूज करने के बाद क्या होगा, इसका जो कन्वर्शन होगा, इसका कन्वर्शन होगा हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर में इसका कन्वर्शन हो जाएगा। समझेगा, तो इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पे बेसिकली देखा जाए तो आपका तीन टाइप रहेगा। सबसे पहला होता है नंबर 1 एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। ओके, दूसरा रहेगा आपका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर।
और तीसरा रहेगा आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ऐसे 3 टाइप हो जाएंगे। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये हमारे क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप है। पहले जैसे सोर्स के बेस पे क्लासिफाई हुआ था, दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई हुआ था, और तीसरा जो है वो तीसरा क्लासिफिकेशन हो रहा है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे 3 टाइप है। तो तीनों टाइप कौन कौन से? पहला आपका एडिशन पॉलीमर, सेकंड है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन और रिंग ओपनिंग पॉलीमर। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर, उसके बाद रिंग ओपनिंग पॉलीमर के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन पॉलीमर के साथ। चलो अभी हम देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन is a process of polymerization in which a small molecule combine to form a large molecule without the loss of any small molecules like water or methanol। यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, और लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एलिमेंट का जो कॉम्पोजिशन है, एलिमेंट कॉम्पोजिशन रिएक्टेंट साइड में जितना रहेगा, ये जितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में रहेंगे, सेम उतने ही एलिमेंटल कॉम्पोजिशन आपको प्रोडक्ट साइड में भी दिख सकता है। यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ कंपाउंड जुड़कर सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा। यानी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स अगर मैंने अटैच कर दिया तो अटैच होने के बाद अपने को यहाँ पे जो पॉलीमर मिलेगा वो सिंगल एक ही पॉलीमर मिलेगा, साथ में कुछ भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो जनरली डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड रहते हैं वही फॉलो करते हैं। अब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड फॉलो करते हैं, यानी आपका ये कंपाउंड फॉलो कर सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन। यानी पॉलीथीन जो हमने बनाया था, तो पॉलीथीन भी किस टाइप का प्रोसेस है? आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक प्रोसेस है। अगर मैं विनिल साइनाइड लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHCN विनिल साइनाइड, ओके, इसको एक्रोनाइट्राइल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनिल क्लोराइड। तो इथिलीन ले लो या फिर विनिल साइनाइड ले लो या फिर विनिल क्लोराइड, ऐसे ही कंपाउंड जनरली एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यानी यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा उस केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। आप 11th स्टैंडर्ड में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को याद होगा, वहां पे मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे इस टाइप का ले लिया मैंने CH3 या फिर CH4 ले रहा हूं मैं, यहाँ पे सिंबल से बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H C H H और H, ये बोला था मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड किसकी वजह से बना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, तो होगा क्या, हाइड्रोजन आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में बन जाएगा और CH3 भी किसके फॉर्म में बन जाएगा? फ्री रेडिकल के फॉर्म में बन जाएगा। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उस एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होने वाला है। ठीक है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो सबसे पहला स्टेप है वो पहला स्टेप हमारा चेन इनिशिएशन। तो पहला चेन इनिशिएशन है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेप रहेंगे। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो पहला स्टेप है आपका चेन इनिशिएशन।
ये जो चैन इनिशिएशन का जो काम करता है वो काम करता है आपका रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स काम करते हैं। उस चैन इनिशिएशन के तौर पे हम लोग टॉर्ट ब्यूटिल ले सकते हैं, या हम लोग टॉर्ट ब्यूटिल पेरोक्साइड ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड, या फिर हम ले सकते हैं एसिटिल पेरोक्साइड। तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एसिटिल पेरोक्साइड का। अब इस एसिटिल पेरोक्साइड में क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद दोनों सेपरेट बन गए। देखो बना क्या, एक ये बना और एक ये बना, ये दोनों की तरफ फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या होगा, ये आपस में ये कंबाइन होंगे, यानी यहाँ पे बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा ये पोर्शन पे। अब ये पोर्शन पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, अगेन एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुआ, तो हमें क्या मिला, हमें मिला आपका CH3 जो कि फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में हमें मिला है। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है फ्री रेडिकल जो है, जो आपका मिथिल बना है, मिथिल की जगह मैंने R लिया, कोई तो भी एक पकड़ लिया। अब ये क्या होगा, आपका किसी विनिल मोनोमर के साथ कंबाइन होगा, और जब विनिल मोनोमर ले लो या फिर ओलेफिन्स ले लो, ओलेफिन्स बोले तो अल्कीन ले लो। विनिल मोनोमर यानी क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाले जो रहेंगे मोनोमर, जहां पे CH2 के बाद डबल बॉन्ड रहेगा उसको अपन विनिल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल जो है वो विनिल मोनोमर वाले के साथ कंबाइन होगा, और जब विनिल मोनोमर वाले के साथ जब वो कंबाइन होगा तो अपने को क्या मिलेगा, एक नया रेडिकल मिलेगा जिसके अंदर में पहला हमारा फ्री रेडिकल रहेगा, बाद में मोनोमर रेडिकल रहेगा। तो ये जो रहेगा आपका फ्री रेडिकल रहेगा जो कि हमको यहां से मिला था, और उसके बाद ये आपका क्या है, ये अटैच मोनोमर हो गया, दोनों कंबाइन करके क्या मिला, हमको नया रेडिकल मिला है। समझे। अब इस साइड में तुम देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, बोले तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यानी रिएक्शन जो स्टार्ट होगा इसी पोर्शन पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं now in the second step, this is the chain propagation. In the chain propagation, the new radical, that means RCH2 CH bind will combine with again a what, vinyl monomer to form a new monomer having a larger molecular mass, and this process repeats again and again to form a large chain of monomer. Okay, this monomer or this process is very repeat, that means the reaction is very fast and the molecular mass of the compound is also very high. अब हमें देखना है इस टाइप से, आप देखोगे कि चैन क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट होना चालू हो जाएगा, यानी एक छोटी सी चैन, यानी एक छोटा सा कंपाउंड यानी जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या हो रहा है, उसके साथ एक मोनोमर कंबाइन हुआ। अब मैंने n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया है, अब n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या है CH2CYN, इसका मतलब बहुत सारे रहेंगे। अब ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ हमने एक मॉलिक्यूल इसका लिया और एक मॉलिक्यूल इसका, लेकिन सामने में भी n लिया और सामने में भी n लिया, सॉरी यहाँ पे भी n लिया और यहाँ पे भी n लिया। अब यही अगर आपस में जब अटैच हो क्या मिलेगा, आपको को लार्ज चैन मिलने वाला है। ठीक है, तो यही किसको अटैच होता है, आपके ये नया वाला रेडिकल को अटैच होता है, और अटैच होने के बाद अपने को एक कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, चैन प्रोपगेशन, जहां पे छोटी सी चैन आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि चैन का रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे जो लॉन्ग चैन जो बना आपका, वही लॉन्ग चैन क्या होगा, सेल्फ यूनाइट होगा, यानी एक साइड से ये रहेगा और दूसरे एक साइड से ये बना लिया मैंने, और दूसरे साइड से इसी को रिवर्स करके बनाओ, उल्टा करके, तो उल्टा करके बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड इधर से अटैच होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स रहेगा, और इसी को अगर मैं उल्टा करके बनाता हूँ वैसे, तो ये CH कहाँ इस साइड रहेगा CH, तो ये CH का फ्री रेडिकल, वो भी CH फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, आप देखोगे दोनों एक दूसरे को बॉन्ड शेयर करके क्या, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाकर क्या होंगे, इधर में भी R रहेगा और लास्ट में भी क्या रहेगा, R रहेगा।
और ये वाला जो कंपाउंड रहेगा ये वाला इस साइड में रहेगा उस साइड में रहेगा, मैंने यहाँ पे n डाला है तो इस साइड में भी रहेगा उस साइड में रहेगा और दोनों तरफ मल्टीप्लाई से क्या हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे n+1 बना लेंगे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा एक ऐड हो जाएगा। इस तरह से देखोगे ना तो फ्री रेडिकल इस साइड रहा ना ही फ्री रेडिकल इस साइड रहा, यानी ऐसे करके दोनों साइड से क्या हो गया आपका चेन स्टॉप हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे करके तीन स्टेप हुआ, पहले स्टेप में आपका चेन इनिशिएशन हुआ, यानी आपके पास एक फ्री रेडिकल था, उस फ्री रेडिकल को हमने क्या किया चेन इनिशिएटर यूज करके हमने फ्री रेडिकल बना लिया। फ्री रेडिकल्स के बाद क्या हुआ कि जो फ्री रेडिकल जो है वो विनाइल मोनोमर से कंबाइन होकर अपने को नया मोनोमर बनाता है, वही नया मोनोमर क्या हो जाता है अपने को बताओ मुझे CH2CH यानी कि छोटे छोटे मोनोमर से कंबाइन होके वो जो फ्री रेडिकल जो है वो फ्री रेडिकल्स को बहुत बड़ा बनाता है, वही बड़ा रेडिकल्स दोनों साइड से कंबाइन होते हैं, सेल्फ अटैच होते हैं और सेल्फ अटैच होने के बाद क्या बनता है आपको लॉन्ग चेन बना के देता है। ठीक है, सो स्टेप होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। पेपर पे वैसे जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, आपको जनरल नॉलेज में से पता होना चाहिए कि क्या होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। अब सेकंड है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, इसको अगर आपको समझना है तो पहले समझना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन ऑफ डेक्रोन या फिर प्रिपरेशन ऑफ टेरलिन कि टेरलिन कैसे बनाया जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लेना कि आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी समझ आएगा। जैसे मैंने लिया डेक्रोन का प्रिपरेशन लिया मैंने, डेक्रोन एक्चुअली डेक्रोन इसको यूएसए में बोलते हैं, इंडिया में जनरली इसको टेरलिन के नाम से जानते हैं। कभी-कभी एमसीक्यू में पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है इसके पहले कि डेक्रोन को इंडिया में क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखने का काम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल लिया और बाद में टेरिथैलिक एसिड लिया है। अब इन दोनों को आपस में क्या कंबाइन करवाया, तो कैसे कंबाइन हुआ देखो ध्यान से। यहाँ पे हुआ ऐसे कि इसका जो OH है वो इसके H से कंबाइन होगा, इसका OH इसके H से कंबाइन होगा और इसका OH अगर इसके H के साथ में कंबाइन होता है तो H2 रिलीज होगा, सो रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप देखो यहां दिख रहा है, ये O बच गया और ये CO यानी C डबल बॉन्ड O, फिर ये रिंग चेन और बाद में C डबल बॉन्ड OH बना। इसको बोलते हैं टेरलिन सॉल्ट। ये जो टेरलिन सॉल्ट है वो क्या रिलीज करेगा देखो ध्यान से, यहां से रिलीज करेगा वो OH रिलीज करेगा यहां से, ठीक है, और यहां से रिलीज करेगा, यहां पे क्या रिलीज हो रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा रिलीज हो जाता है क्योंकि हम एक और यहाँ पे CH2 इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करेंगे। इस स्टेप में आके एक और इस साइड से इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करेंगे। जैसे एक बार मैंने इस साइड से इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया मैंने ये बना, वैसे उस साइड से भी इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, इस साइड भी वही कंसीडर रहेगा आपका कि इसका भी क्या होता है, ये OH गायब हो जाएगा, सिर्फ बनेगा C डबल बॉन्ड O बना। तो ये क्या होगा आपको एक ये मिलेगा आपको टेरलिन, दिस इज व्हाट डेक्रोन। तो ये जो डेक्रोन जो बना हुआ है, इस डेक्रोन को बनाने में क्या हुआ आप देख रहे हो कि पहले आपको वाटर मॉलिक्यूल मिला। हम इसी चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, यहां पे मैं एक और ऐड कर देता हूं HO C डबल बॉन्ड O सॉरी CH2 OH मैंने ऐड किया, ठीक है। तो इस साइड में मैंने HO अटैच किया, सेम इस साइड में भी अटैच करो, तो इस साइड में अटैच करो तो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका। देखो इसका OH और इसका एक चला गया था, O दिखेगा CH2 OH दिखा आपको। सो आप देख सकते हो कि HO HOH और HOH दोनों साइड से रुकेगा, यानी हम क्या बोलते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिला H2 मिला। अब क्या होगा अगले स्टेप में, यहां से देखो ध्यान से, यहां से ये OH निकल गया और यहां से ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा निकलने के बाद क्या बचेगा, आपको मिलेगा CH2 OH और OH मिला है। यानी जो रिएक्टर हमने स्टार्टिंग में यूज किया था इथिलीन ग्लाइकोल, अपने को इथिलीन ग्लाइकोल फिर से मिल जा रहा है और इसको मिलने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका टेरलिन।
दिस इज पेरिनिल। समझे? तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब दो मॉलिक्यूल आपस में जब अटैच होंगे ना, तो अटैच होने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। यानी ऐसा हो सकता है कभी आपका वाटर रिलीज हो सकता है, कभी आपका अल्कोहल रिलीज हो सकता है, कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो सकता है, कभी अमोनिया रिलीज होगा। समझ रहे मिल रहा? तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कि पहले स्टेप में ये वाला इथेनिक ग्लाइकॉल अटैच हुआ, सेकंड स्टेप में ये वाला इथेनिक ग्लाइकॉल इधर से अटैच होगा। तो सोचो पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये और ये अटैच हुआ है, सेकंड स्टेप पे कौन अटैच हो रहा है? ये और ये अटैच हो रहा है। समझे नहीं? तो स्टेप बाय स्टेप इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप इसके चैन की ग्रोथ बढ़ रही है। समझे क्या? तो इसलिए हम इसको नाम दिया है चैन ग्रोथ स्टेप और चैन ग्रोथ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा। सो याद रखना कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कहीं भी अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोला जाता है तो सिंपल सी बात है वहां पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको वाटर मॉलिक्यूल जैसे या फिर अल्कोहल जैसी चीजें आपको बाहर निकलेगी। तो जिस रिएक्शन से ऐसा निकला बाहर तो समझ लेना कि वो किस टाइप का प्रोसेस है, वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। सो ध्यान रहेगा आपको। अब इसका थर्ड टाइप है रिंग ऑफ ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। अगर हम बात करेंगे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन तो इसमें क्या होगा आपका? आप देखोगे ना कि एक रिंग वाले कंपाउंड रहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड रहेंगे। जैसे आप लैक्टम ले सकते हो, साइक्लिक ईथर ले सकते हो, लैक्टोन्स ले सकते हो। ऐसे कंपाउंड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि उनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक होके ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कंपाउंड मिलने वाला है। समझेगा? इसी के लिए एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैंने लिया इसको बोलते हैं ई कैप्रोलैक्टम। दिस इज ई कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये जो ई कैप्रोलैक्टम है वहां पे ये CONH बॉन्ड ब्रेक होगा, पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड होगा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से जब पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? ये पोर्शन अलग हो जाएगा और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। ठीक है? अब ये पोर्शन अलग हुआ, ये पोर्शन अलग हो गया तो क्या मिलेगा अपने को? कुछ इस तरह का मिलेगा। पहले NH, ये वाला NH, CH2 1 2 3 4 5, CH2 5 बार और उसके बाद क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड लिखा मैंने N टाइप। अब ये जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है ये एडिशन पॉलीमर के जैसा नहीं होता कि पहले एक स्टेप बनेगा फिर बाद में दूसरा आकर अटैच होगा और बाद में लॉन्ग चेन बनेगा। एक्चुअली इसमें देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग में जितने एलिमेंट थे बाद में दूसरे एलिमेंट रहेंगे। ऐसा का एडिशन में भी था और ऐसा कंडेंसेशन में भी था, लेकिन कंडेंसेशन में ऐसा नहीं था। कंडेंसेशन में जब ब्रेक होगा ना, जब निकलेगा तो वैसा नहीं रहेगा। पर आप इसमें देखोगे ना कि इसकी जो ग्रोथ रहेगी स्टेप बाय स्टेप होगी। यानी पहले एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, फिर दूसरा अटैच होगा, फिर तीसरा अटैच होगा और जैसे जैसे अटैच होते जाएगा वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते चले जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये भी एक टाइप का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंडर में आ सकता है। ध्यान रहेगा पक्का। सो ऐसे करके तीन टाइप हो गए। पहला कौन सा टाइप हो गया आपको बताओ मुझे? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में सिंपल सा था कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ था? फॉलो हुआ था आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको तकलीफ दिया होगा पर उतना आपको उसको लोड नहीं लेना है। सेकंड आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या बताया था मैंने? दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे और अटैच होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन साथ में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो छोटे से मॉलिक्यूल रिलीज भी करेंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर सकते हैं, अमोनिया रिलीज कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन किसके लिए काम करता है? वो काम करता है जो साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने लैक्टोन्स बताया, लैक्टम्स बताया, मैंने साइक्लिक ईथर बताया जिसको इपॉक्सी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे तो ऐसे कंपाउंड को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। मैंने बोला ये बिल्कुल किसके जैसा रहेगा? कंडेंसेशन पॉलीमर के जैसा, क्योंकि इसकी भी जो ग्रोथ होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी।
बट ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बाकी दूसरा रिलीज नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर में नहीं रखा है। ठीक है, तो समझ जाएगा, नोट कर लो इसको। अभी हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे आपका जो पॉलीमर है वो चार टाइप से क्लासिफाई होगा। पहला होगा आपका इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। अब हमने ये चारों टाइप क्यों किए हैं, किसके बेस पे चार टाइप किए, क्यों किए, उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, उसमें टफनेस कैसी है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे पॉलीमर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हो गया आपका इलास्टोमर, दूसरा हो गया आपका फाइबर, तीसरा हो गया थर्मोप्लास्टिक, चौथा हो गया आपका थर्मोस्टेटिक। ध्यान रहेगा। अब सबसे पहला है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है, नाम से समझ में आ जाता है। इलास्टोमर्स जैसे जिस पॉलीमर इलास्टिक जैसी प्रॉपर्टी होती है। अब एक इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि अगर किसी को स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद जब उसको आप छोड़ दोगे तो फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे, यानी जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो स्ट्रेच होगा, और जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। अब जब हम किसी चीज को ऐसे खींचेंगे तो फटेगा भी ना, ऑब्वियस है, किसी चीज को ऐसे खींचेंगे तो फटेगा, बट ये इलास्टोमर नहीं फटेगा। उसका रीजन क्या रहेगा, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग रहती है, और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये फटता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं नियोप्रीन। आप अगर नियोप्रीन लोगे तो नियोप्रीन आराम से बना सकते हैं। इससे कैसे बनेगा नियोप्रीन? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से दिया है। ठीक है, अब इसी में क्या करना हमें, देखो एक बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, दूसरा बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इज क्लोरोप्रीन। तो इस टाइप में मिलेगा मुझे ये CH2 CH Cl CH CH2 मिला, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसके N मॉलिक्यूल लेंगे और इसके भी क्या होगा, आपका N मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलेंगे, नियोप्रीन, एंड दिस इज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। तो ये जो नियोप्रीन जो होता है वो नियोप्रीन किसका एग्जांपल होता है, वो नियोप्रीन एग्जांपल होता है आपका इलास्टोमर का। हम ले सकते हैं नेचुरल रबर भी ले सकते हैं, नेचुरल रबर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। ब्यूनाइस ले सकते हैं, ब्यूनाइन ले सकते हैं, इस टाइप के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, इलास्टोमर के ही एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। इलास्टोमर के बारे में आप और भी बोल सकते हो कि वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रेची होता है। ओके, इसलिए हम उसके लिए रबर बैंड बनाने के लिए यूज करते हैं। रबर बैंड तो पता ही होगा ना, बॉयज के हाथ में दिखेगा हमेशा, गर्ल्स के हाथ में दिखे चाहे ना दिखे। ठीक है, सो आप समझ सकते हो। अभी हम देखते हैं आगे का टॉपिक नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो दूसरा टाइप है वो आपका फाइबर है। और फाइबर किसको बोलते हैं, जिसका थिन फिलामेंट लाइक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ये थिन होता है, कैसा रहेगा, थिन एकदम पतला रहेगा, फिलामेंट के जैसा, फिलामेंट के जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, किसका, फाइबर का। दूसरी बात, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे खींचते ना इस पर से, तो वो
कितना भी ज्यादा खींचेंगे तो जल्दी स्ट्रेच नहीं होता, यानी वो ज्यादा टेंशन को झेल सकता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेती है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से एक क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। उसका एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं नैनोन 6 जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले इकैनोल एटम से, नैनोन 6 जो कि हम बनाएंगे, टेरलिन जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया करेंगे, एक बार और बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये होगा आपका फाइबर के बारे में। नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मो हीट, प्लास्टिक समझ गए आप लोग, हीट करेंगे तो प्लास्टिक जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया है थर्मोप्लास्टिक। यानी ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी होता है। प्लास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच किया तो वो अगर हमने फोर्स लगाया तो स्ट्रेच होगा, लेकिन वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। एक बार स्ट्रेच हो गया मतलब स्ट्रेच हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो गया। इजीली स्टेप होता है, हम इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं, उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, यानी उसको यूज करके दूसरे शेप दे सकते हैं हम लोग। सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, एंड हार्ड ऑन पुलिंग, और पुल करने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, यानी इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो इलास्टोमर से कम होता है, लेकिन फाइबर से थोड़ा ज्यादा होता है, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का होता है। जैसे एग्जांपल ले लो पॉलीथीन ले लो, पॉलीस्टीरीन हो गया आपका, पॉलीवेलेंस हो गया एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल हो गए आपके थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, तो चलो नोट कर लो। नेक्स्ट आपका थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स। अब थर्मोस्टेटिक पॉलीमर में क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है थर्मोस्टेटिक, यानी एक बार हीट करोगे तो स्टेट हो जाएगा, सेट होने के बाद तो चेंज नहीं होगा, यानी इसका शेप आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते। तो क्या बोला आपने को रिजिड पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर ऐसा तो थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक, जैसे अपना जो प्लास्टिक में जो पानी पीने के जो बॉटल आते हैं ना, वो एक टाइप का थर्मोप्लास्टिक होता है। और ये आपका थर्मोस्टेटिक है, जैसे ट्यूब टायर होता है, आपको टायर एक बार सॉफ्ट होगा, बार-बार नहीं होता वो। रिजिड पॉलीमर हो गया, शेप्ड ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तो शेप आएगा, बट हार्डन्ड व्हाइल हॉट, और उसको हॉट करेंगे तो हार्ड बन जाएगा। वंस हार्डन्ड कैन नॉट बी सॉफ्टन, एक बार हार्ड हो गया तो फिर से वो सॉफ्ट नहीं हो सकता। कैन नॉट बी रिमॉल्डेड, हम उसको अलग-अलग शेप में दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही बार उसको शेप दे सकते हैं। ये क्यों होता है ऐसा, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, इसके अंदर में एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं। एग्जांपल लेके आप लोग सकते हैं बेकेलाइट है, यूरिया है, या फिर फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, ध्यान रहेगा। और इसके बारे में बहुत बेकेलाइट के बारे में पहले पढ़ने वाले सब चीजों के बारे में। तो ये आपका अपना चौथा क्लासिफिकेशन। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए हमने 4 टाइप किया, पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा थर्मोस्टेटिक। तो ध्यान रहेगा। तो आज के पीरियड के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीरियड में। सो आज का पूरा टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। वैसे तो मैं नोट सेंड कर दूंगा, आप लोग भी ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए। जो टॉपिक नहीं समझेगा आप मुझे फिर से बता देना, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।